हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनोज ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू एनवायरनमेंट मैटर्स। आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के बारे में। तो सतत विकास की अगर बात की जाए तो जितना भी हमारा विकास का पैटर्न आज तक रहा है, जो डेवलपमेंट का जो हमारा पैटर्न रहा है, उसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रहा है, जिसकी वजह से कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे सोशल और इन्वायरमेंटल जो कंसिडरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने डेवलपमेंटल प्लान्स में जो है इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं। और उसी की वजह से जो है जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं जिनका हम आज की डेट में सामना कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण है, ओजोन डिप्लेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका वही कारण रहा है। तो इसलिए विचार किया गया कि क्यों ना जो हमारा विकास का पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज किया जाए। उसमें सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में ना सोचकर सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों के बारे में भी सोचा जाए, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया गया। तो आज हम बात करेंगे कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, क्या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रकार से इसकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं जो 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो हैं, जो नोटिफाई किए गए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Today we are going to discuss a very important topic on sustainable development. इसको हिंदी में हम कहते हैं सतत विकास। Before discussing the concept of sustainable development, we should be aware about sustainability. So as per IUCN, sustainability may be defined as a process or a state of environment that can be maintained indefinitely. जो कि indefinite टाइम के लिए जिसको मेंटेन किया जा सके या सस्टेन किया जा सके। और जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस वर्ड वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी दैट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1980। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी इन द ईयर 1987, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इसको जो है कॉमनली ब्रundtland रिपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइड किया गया था। एंड एज पर दैट डेफिनेशन, इट इज अ कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच टू सोसाइटल प्रोग्रेस दैट सीक्स टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब कि हमारा डेवलपमेंट पैटर्न या जो प्रोग्रेस का हमारा पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से हो कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जितने हमारे रिसोर्सेज जो फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं, वही सारे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज जो हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बची रहनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास है, उसके क्या उद्देश्य हैं, या हम ये कह सकते हैं द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सतत विकास शब्द बना है वो तीन प्रकार के, जो तीन मेन पिलर्स हैं इसके। जो फर्स्ट पिलर है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हमारा आर्थिक विकास। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट, मतलब जब हम डेवलपमेंट करें या डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लान बनाएं तो उसमें जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है जरूर इंटीग्रेट करें। और साथ ही साथ तीसरा जो पिलर है दैट इज सोशल डेवलपमेंट या सोशल प्रोग्रेस यानी कि सामाजिक विकास। तो ये तीन मेन पिलर्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कॉन्जर्वेशन। Now coming to the principles of sustainable development, कुछ सिद्धांत हैं सतत विकास के। सबसे पहला सिद्धांत है इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम प्लानिंग करें, किसी भी अपने डेवलपमेंट प्लान्स को बनाएं, तो उसमें जो है एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को जो है प्रॉपरली इंटीग्रेट करें। क्योंकि अगर हम प्लानिंग स्टेज पे जो है इन चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में या टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो लेटर स्टेज पे इन चीज़ों को जो है
इंटीग्रेट कर पाना और इम्प्लीमेंट कर पाना दोनों ही जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है ये तीनों ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी वेल इंटीग्रेटेड इन द प्लानिंग स्टेज। सेकेंड वन इज इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो जितने भी समाज के वर्ग हैं, जितने भी जो सोसाइटीज हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उन सभी को जो है दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। थर्ड वन इज इंटरजनरेशनल इक्विटी, और ये जो प्रिंसिपल है ये आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसी में हमने बात की कि हम लोग अपनी जरूरतें तो पूरी कर सकें, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, इस प्रकार की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज हमें बचाकर भी रखने हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी अप्रोच। प्रिकॉशनरी अप्रोच बेसिकली क्या होती है, और जब हमें लगे कि कोई भी हमारा एक्शन जो है वो किसी न किसी प्रकार से हार्म कर सकता है इन्वायरमेंट को, लेकिन वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ कि 100% वो हार्म करेगा ही करेगा, इन दैट केस वी शुड नॉट वेट फॉर साइंटिफिक प्रूफ, और हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो जो एक्शन है वो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, और अकॉर्डिंगली वी शुड प्लान फॉर मिटिगेशन मेजर्स। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी अमंग द डिफरेंट लिविंग बींग्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, और जो सभी स्पीसीज हैं वो बराबर नहीं हैं। देयर आर मैनी स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो विलुप्त होने वाली हैं। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने का भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोविजन है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। अगेन वन एंड सेम थिंग, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, all of them are not renewable, many of them are non renewable, so we should use our resources very judicially। सोच समझ कर हमें यूज करने चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, और एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, ताकि कम से कम रिसोर्सेज में हम लोग अपना जो है डेवलपमेंट का जो गोल है वो पूरा कर सकें, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बच सकें। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। तो जब भी हम अपने डेवलपमेंटल प्लान्स को ड्राफ्ट करें या बनाएं, तो उसमें स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन में जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक जैसे फॉरेस्ट वर्किंग प्लान बनता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, उसमें जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, डीएफओ हैं, या जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो हैं, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ही उसके स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं। उसमें जो है हो सकता है कोई प्रोटेक्टेड एरिया हो, वहां पर जो है कोई पावर प्रोजेक्ट हो, तो वो जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी कंपनी है वो भी उसके स्टेक होल्डर होंगे। हो सकता है वहां पर कुछ पंचायतें हों या कुछ विलेजेस हों जो वहां पर उस फॉरेस्ट एरिया में रहती हों, तो वो जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी मेंबर्स भी उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर से कोई रिवर क्रॉस करती हो, और रिवर में जो है फिशिंग की एक्टिविटी जो है एज ए लाइवलीहुड जो है वहां की लोकल कम्युनिटी करती हो, तो वो जो फिशरमैन है वो भी उसके स्टेक होल्डर होंगे, क्योंकि उस डेवलपमेंट प्लान से हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उनकी लाइवलीहुड या उनकी एक्टिविटीज के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट पड़े। इसलिए हमें प्लानिंग स्टेज से ही जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंसर्न, उनको जो है उनकी पार्टिसिपेशन एंश्योर करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म विजन। वी शुड ऑलवेज हैव लॉन्ग टर्म विजन फॉर प्लानिंग और डेवलपमेंट। शॉर्ट टर्म विजन से हमें प्लान नहीं करना है, वी शुड ऑलवेज हैव लॉन्ग टर्म विजन। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो जितने भी हमारे कंजप्शन पैटर्न हैं दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबली हमें जो है अपने कंजप्शन पैटर्न्स को नहीं रखना है, सोच समझकर जो है अपने कंजप्शन पैटर्न्स को रखना है, और प्रोडक्शन जो है उसको भी बिल्कुल सोच समझकर हमें प्लान करना है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन्स के लिए बचे रहें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ग्लोबल कोऑपरेशन। बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो किसी एक स्टेट के लिए, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, या किसी एक कंटिनेंट के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। और हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी किसी एक कंट्री के पास हो, किसी कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, किसी कंट्री के पास साइंटिफिक मैन पावर हो। तो ये जितने भी गोल्स हैं ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हैं उनको अचीव करने के लिए आपस में कॉपरेशन होना जरूरी है। वी नीड टू कॉपरेट विद ईच अदर to achieve the goal of sustainable development.
Now we are going to discuss the challenges that are there to the sustainable development. I think जो सबसे बड़ा challenge है that is climate change. जिस गति से जो है ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए. सेकेंड चैलेंज इज पॉवर्टी एंड इक्वलिटी. थ्रू आउट द वर्ल्ड जो डिफरेंट नेशंस हैं, दे ऑल आर नॉट इक्वल. कुछ कंट्रीज जो है काफी रिच हैं, प्रॉस्पेरस हैं, डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज स्टिल डेवलपिंग हैं एंड कुछ कंट्रीज जो हैं काफी पुअर हैं, अंडर डेवलप्ड हैं. तो इन सभी कंट्रीज की जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग अलग होंगी. इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो है जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए वो में भी शायद कहीं ना कहीं जो है जो प्रायोरिटीज हैं उसकी वजह से डिसओरिएंट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो इन्वायरमेंट के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे हम पोल्यूशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की बात करें, वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें, हैबिटेट लॉस की बात करें, तो वो भी जो है काफी बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट है अनसस्टेनेबल कंजप्शन. तो हमारे कंजप्शन पैटर्न्स जो है वो सस्टेनेबल नहीं है. तो आने वाली जनरेशन्स के लिए अगर हमें अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना है तो हमें अपने कंजप्शन पैटर्न्स को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. नेक्स्ट वेरी बिग चैलेंज इज पॉपुलेशन ग्रोथ. कंटिन्यूसली द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन क्रॉस कर गई है. इंडिया की बात करें तो 1.4 बिलियन क्रॉस कर गया है. ऑलरेडी इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा हमारी नीड्स बढ़ेंगी और उतना ज्यादा जो है प्रेशर हमारे रिसोर्सेज पे पड़ेगा. तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. तो जो पॉलिटिशियंस हैं बेसिकली उनके जो प्रायोरिटीज हैं दैट मे बी डिफरेंट. हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटीज जो हैं इट इज नॉट ऑलवेज द केस बट मैनी टाइम जो है हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज हैं उसके साथ अलाइंड ना हो. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है टू अचीव दिस गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोकस. तो जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं ज्यादातर में जो है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोकस हमारा रहता है. शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के पीछे हम लोग प्लान करते हैं बेसिकली. लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इसके टोटली अपोजिट है, जिसमें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना जरूरी है. तो शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक फोकस या प्लानिंग है वो भी कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस या एक चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड कॉपरेशन. तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया. ग्लोबली जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का या जो फाइनेंसेस हैं या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इक्वल नहीं है सभी नेशंस में. सभी नेशंस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है या जो टेक्निकल स्टेटस है वो जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से सभी नेशंस की जो प्रायोरिटीज हैं और जो म्यूचुअल कॉपरेशन है वो प्रायोरिटीज जो है डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से कॉपरेशन को इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल होगा. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स. तो there are limited access to sustainable technologies and infrastructure. तो ये जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो सभी नेशंस के पास नहीं हैं और सभी नेशंस के पास नहीं पहुंची हैं. इसलिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हर नेशन तक पहुंचाना जो है वो जरूरी है. वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इस गोल को अचीव करने में. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज. तो जो काफी सारी जो हमारी चाहे कम्युनिटीज की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें या नेशंस की बात करें, तो उनकी ड्यू टू देयर प्रायोरिटीज दे मे हैव रिलक्टेंस टू अडॉप्ट न्यूअर टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. तो जो वो टेक्नोलॉजीज पीढ़ियों से यूज करते आ रहे हैं और जिसको उन्होंने जांचा है परखा है, उसको जो चेंज करना है वो चेंज करने का जो सुझाव है हो सकता है उसको वो एक्सेप्ट ना करें. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजीज को सप्लाई करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है फाइनेंसेस की जरूरत है. तो जब तक फाइनेंसेस नहीं होंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लिमिटेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन. अगर लोग अवेयर नहीं हैं, गवर्नमेंट्स अवेयर नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए. देन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. क्योंकि जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस है सभी कंट्रीज का, सभी नेशंस का, दैट इज डिफरेंट. दैट्स व्हाई द प्रायोरिटीज विल आल्सो बी डिफरेंट. तो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल नीड्स हैं सभी कंट्रीज की जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं. तो वहां पर जो है
जो प्रायोरिटीज हैं उनको सेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है डेवलप्ड जो नेशंस हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, तो वो अपने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दें। लेकिन जो कंट्रीज पुअर हैं, जिनके लिए जो है अपनी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल है या रिसोर्सेज जुटाना ही मुश्किल है, उनके लिए इन्वायरमेंट बहुत दूर की चीज है। उनके लिए जो प्रायोरिटी है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इज गवर्नेंस एंड करप्शन। तो किसी भी सिस्टम में जो है अगर गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है और करप्शन है, गवर्नेंस जो है वीक है, तो वो भी जो है इफेक्टिव जो प्रोग्रेस है उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स। तो हम जितने भी एफर्ट्स कर लें, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स, तो जितना भी हमने प्रोग्रेस की होगी तो वो सारी प्रोग्रेस जो है एक तरह से धराशायी हो जाती है। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो सडन है, जिनका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The next very important thing that we are going to discuss is what should be the approach for sustainable development. So in order to achieve the sustainable development, it basically requires a comprehensive and coordinated approach or coordinated efforts with various sectors and stakeholders. तो जिसमें काफी सारे जो हैं उसके पहलू हैं। सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी द सेटिंग ऑफ द क्लियर कट गोल्स। इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड फर्स्ट फिक्स आवर गोल्स, लाइक व्हाट वी एक्चुअली नीड टू अचीव। तो गोल्स जो है हमारे क्लियर होने चाहिए एंड देन वी शुड हैव ए कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ एक्शंस दैट शुड बी देयर टू फॉर अचीविंग दोज पर्टिकुलर गोल्स। सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो जितनी भी हमारी प्लानिंग है लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 पिलर्स हैं, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल, वो तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं प्लानिंग स्टेज पर ही हमें अपने इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। लेटर स्टेज पे उनको इंटीग्रेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो प्लानिंग है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट इज ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन कॉजिंग टेक्नोलॉजीज हैं या जितनी हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं, हो सकता है कि उनमें से बहुत ज्यादा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो या पॉल्यूशन क्रिएटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसकी जगह हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज या क्लीन टेक्नोलॉजीज जो इनोवेशन के थ्रू जो है इजाद की गई हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, उनको जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन। तो जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 80% ऑफ द एनर्जी इज मेट थ्रू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर बेसिकली फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज एंड दे ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ओनली 20% आर रिन्यूएबल। तो जो 20% का जो रिन्यूएबल का शेयर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली जो है 100% तक ले जाना है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वही हैं केवल जो सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, एंड दे आर ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। फोर्थ वन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के जो पैटर्न्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितनी पॉपुलेशन जितनी तेज गति से बढ़ी है उसको सस्टेन करने के लिए जो है, जैसे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, बाकी नेशंस में भी इस तरह की रिवॉल्यूशंस आई होंगी, और इन रिवॉल्यूशंस का जो सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का हमने यूज किया, हाइब्रिड वेराइटीज का यूज किया और मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज किया। लेकिन इसमें बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो हमने केमिकल्स का यूज करना जो बढ़ा दिया वो कहीं ना कहीं जो है सस्टेनेबल नहीं है, वो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है और लॉन्ग टर्म में जो है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट सेफ। तो हमें ग्रेजुअली जो है अपने अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को घटाकर जो है अपनी नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है अग्रसर होना पड़ेगा, और ये चेंज एकदम से नहीं आएगा, इसमें ग्रेजुअली हमें जो है शिफ्ट करना पड़ेगा अपने फार्मिंग सेक्टर को। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो जितना भी शहरी विकास की जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट है, बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट एरिया को हम क्लियर करें और वहां पर एक कॉन्क्रीट का फॉरेस्ट या जंगल बना दें बिल्डिंग्स का। अर्बन डेवलपमेंट शुड बी होलिस्टिकली प्लान्ड, उसको सही तरीके से प्लान करना जरूरी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो उसमें हम जो है ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखें, ग्रीन एरियाज, ग्रीन पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन फॉरेस्ट का भी ध्यान रखें। जो बिल्डिंग्स हों उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना जरूरी है। ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें जो ग्रीन बिल्डिंग्स के मैक्सिमम फीचर्स जितने हम उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकें वो इंकॉर्पोरेट करना जरूरी है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है हमें स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पहलू है। हर रोज जो है इस पृथ्वी के ऊपर से काफी सारी स्पीसीज जो है वो परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो जाती होंगी।
उनको बचाना जरूरी है। तो इसलिए जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स और जो बाकी के हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उन स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं, उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो जो हमारे कंजप्शन पैटर्न्स हैं उनको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, जो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं उनको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम कंज्यूम करें, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशंस के लिए भी बचे रहें। ये अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अवेयरनेस और विदाउट एजुकेशन जो है इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सभी लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पॉइंट स्पेसिफिकली फोकस करता है जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ through their corporate social responsibility sector they should focus on social and environmental development as well. Next one is stakeholder engagement. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पीछे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो कंसर्न्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उनकी जो एडवाइस है उसको अपने डेवलपमेंटल प्लान्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वी शुड प्लान फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें एक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल सर्व करेगा, दूसरी इंडस्ट्री का जो तीसरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल सर्व करेगा, जिसकी वजह से जो है जितना भी वेस्ट है उसका जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और स्पेशल फोकस होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग के ऊपर। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें कि एक सेक्टर का जो रॉ मटेरियल जो रेजिड्यू है या लेफ्ट ओवर है दैट कुड सर्व एज एन रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट सेक्टर। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज जैसे कि सदी का सबसे बड़ा इशू है, तो इसको मिटिगेट करने के लिए और प्रॉपर एडेप्टेशन के लिए जो है हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जितने भी कार्बन एमिशंस के जो जरिए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनको कम करना पड़ेगा और नॉन कार्बन एमिटिंग टेक्नोलॉजीज के साथ उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल इंक्लूजन। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से मुद्दा है। तो जब तक जो है हम लोग सभी नेशंस को एक सेम लेवल पर लाकर नहीं रखेंगे तब तक उनकी प्रायोरिटीज जो है सेम नहीं हो सकती। इसलिए जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट के लिए हमें जो है एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी जो है हम लोग एक सेम लेवल पर उसको लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो विदाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी नेशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, दूसरे नेशंस के पास जो है टेक्निकल कैपेबिलिटीज हों, टेक्नोलॉजीज हों, और तीसरे नेशंस के पास वो नेचुरल रिसोर्सेज हो बट उनके पास फाइनेंसेस ना हो या टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज ना हो। तो कोलैबोरेटली जो है इस तरह के नेशंस आपस में मिलकर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट फाइनेंसिंग जो है इस तरह के फ्रेमवर्क को अचीव कर पाना या उसको इम्प्लीमेंट कर पाना जो है लगभग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टूरिज्म। टूरिज्म शुड बी सस्टेनेबल। तो जितना भी हमारा बल्क टूरिज्म है या इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जिसको हम कह सकते हैं, उसको रिप्लेस कर इको टूरिज्म या रिस्पॉन्सिबल या सस्टेनेबल टूरिज्म से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, नेचर की प्रिजर्वेशन के लिए एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को एक तरीके से उसमें स्पेशल उसका ध्यान रखा जाए, ताकि जो इकोनॉमी है वो तो बड़े ही बड़े, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो भी डिग्रेड ना हो। तो इस तरह का हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द अप्रोचेस दैट शुड बी देयर टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि हम लोग SDGs भी कहते हैं। सो देयर आर टोटल 17 गोल्स, और ये जो गोल्स हैं दे वर बेसिकली अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन द ईयर 2015। सो टोटल 17 गोल्स हैं। द फर्स्ट गोल इज नो पॉवर्टी, पूरी वर्ल्ड से पॉवर्टी को खत्म करना है। सेकंड वन इज जीरो हंगर,
जो भूखमरी है उसको खत्म करना है। थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जितने भी इंडिविजुअल्स इस अर्थ के ऊपर हैं दे शुड हैव फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वलिटी। सिक्स्थ वन इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी को जो है स्वच्छ पानी और जो है स्वच्छता का अधिकार है। सेवेंथ वन इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसमें कि पॉल्यूशन नहीं होता है। तो जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक सोलर, वाटर, हाइड्रो पावर्स, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओटेक एनर्जी, इस तरह के बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो बेसिकली क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं। एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इनोवेशन का मेनली जो फोकस है वो हमारी एफिशिएंसी के ऊपर है। वी शुड डेवलप सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर मोर एफिशिएंट एंड मोर इनोवेटिव, मतलब कम एनर्जी में वो ज्यादा आउटपुट दें बेसिकली। 10th वन इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11th इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th वन इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। 13th इज क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि वी ऑल नो इस सदी का जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है दैट इज क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो उसके लिए हमें अकॉर्डिंगली जो है मिटिगेशन प्लान्स और एक्शंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। 14th इज लाइफ बिलो वाटर, तो पानी में रहने वाले जितनी भी लाइफ है वो 14th गोल में आती है। 15th वन इज लाइफ ऑन लैंड, तो लैंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर रहने वाली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वो इसमें आते हैं। 16th इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड द लास्ट वन 17th इज पार्टनरशिप्स फॉर द गोल, जैसे हमने बात की ग्लोबल कोऑपरेशन की। So that was all about sustainable development and sustainable development goals. If you really like the lecture, do like, subscribe and comment. Thank you.